Welcome, dear student, to this session of manufacturing process theory. So today we will see the new type of welding called as gas welding. Until now we had seen arc welding, resistance welding and solid state welding. Out of this, arc welding comes under the category of fusion welding, resistance welding comes under the category of pressure welding, solid state welding also can be included in the pressure welding. Now this type, that is gas welding, can be included in fusion welding, same as that of arc welding. So in gas welding also, heat is provided to the base metal and if required to the filler metal also. By using chemical reaction which is exothermic, popularly called as combustion. गैस वेल्डिंग के बारे में आप सब लोग थोड़े बहुत फैमिलियर हो, क्योंकि ये हमेशा रोड साइड्स वर्कशॉप में दिखता है. गैस वेल्डिंग एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं कंबशन. केमिकल रिएक्शन के लिए दो गैस यूज होते हैं. पहला तो कॉमन होता है ऑक्सीजन, दूसरा कोई भी कंबस्टिबल गैस हम यूज कर सकते हैं. इट में भी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हाउस होल्ड सिलेंडर में यूज होता है. इट में भी एसिटिलीन और इट में भी हाइड्रोजन. दैट्स वाई इट इज मोस्ट पॉपुलरली कॉल्ड एज ऑक्सी गैस वेल्डिंग. और ऑक्सी गैस वेल्डिंग में सबसे पॉपुलर है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग. ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को हम कंबाइन करते हैं और उसे बर्न करते हैं. The combustion reaction is exothermic. It produces heat which is more than 3000 degrees Celsius, and this heat is used to melt base metal as well as filler metal and generate a permanent metallic joint. So let's have a look on the gas welding topic. So first, coming to the introduction, it is a fusion welding process which join metals using the heat of combustion of an oxygen, air and fuel gas. क्या होता है, एक तरफ होगा ऑक्सीजन और एयर, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन होता है, और उसके कॉम्बिनेशन में कोई भी फ्यूल गैस, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी गैस जो बर्न हो सकता है. मिक्सचर इज यूजुअली रेफर्ड एज गैस वेल्डिंग. ऑक्सीजन होगा, एयर होगी, दोनों एक दूसरे को और है, एक तो ऑक्सीजन होगा या फिर एयर होगी. जनरली ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में यूज किया जाता है. We do not use air for improving the combustion efficiency. Oxygen use in the pure form. और उसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एसिटिलीन या फिर हाइड्रोजन. इन दोनों का मिक्सचर, मतलब ऑक्सीजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिक्सचर, इससे किया जाने वाला वेल्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, गैस वेल्डिंग. दैट इज कॉल्ड एज गैस वेल्डिंग. द इंटेंस हीट जो फ्लेम से प्रोड्यूस होती है,
thus produce melts and fuses together the edges of the part to be welded. जो फ्लेम से हीट प्रोड्यूस होती है वो इतनी इंटेंस होती है कि वो मेल्ट कर सकती है और फ्यूज कर सकती है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन वेल्डिंग. फ्यूजन मतलब लिक्विड फॉर्म में मेटल को कन्वर्ट करते हैं और जब तब वो मिक्स होते हैं उसे करते हैं फ्यूजन. यहाँ पर कोई भी प्रेशर हम अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करते. वो प्रेशर वेल्डिंग में हो गया, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हो गया. जनरली विद द एडिशन ऑफ फिलर मेटल. इन जनरल इस वेल्डिंग टाइप में फिलर मेटल ऐड किया जाता है. द फ्यूल गैस जनरली एम्प्लॉयड इज एसिटिलीन. सबसे पॉपुलर कौन सा गैस है? वो है एसिटिलीन. हाउएवर गैसेस अदर देन एसिटिलीन कैन ऑल्सो बी यूज दो विथ लोअर फ्लेम टेम्परेचर. एसिटिलीन ऑक्सीजन मिक्सचर का सबसे हाई टेम्परेचर आपको मिलता है. बाकी गैसेस आप यूज करते हो तो उतना हाई टेम्परेचर नहीं मिल पाता है. सो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम गैस मिक्सचर सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज द मोस्ट वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मीन्स उसके सबसे ज़्यादा यूजेस है. एंड हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करती है. ऑफ ऑल द फ्लेम्स प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर फ्यूल गैसेस. इसीलिए सबसे पॉपुलर कौन सा है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग सबसे पॉपुलर है. तो ये जनरलाइज डायग्राम है आपका. विच सिलेंडर नहीं दिखाया गया है उस वो हम वीडियो में देखेंगे. वीडियो में मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो जाएगी. और गैस वेल्डिंग सभी को फैमिलियर है. एवरीवन इज अ फैमिलियर विद गैस वेल्डिंग. तो होता क्या है, एक वेल्डिंग टॉर्च होता है. टॉर्च का काम है ऑक्सीजन और एसिटिलीन को दोनों को कंबाइन करना. टॉर्च में एक नोजल होता है, उस नोजल से दोनों गैस का मिक्सचर बाहर आता है और बाहर हम उसे इग्नाइट करते हैं. ड्यू टू कंबशन इट जनरेट अ फ्लेम. यहाँ पर आप फ्लेम देख सकते हो. वेल्डिंग रॉड इज नथिंग बट अ फिलर मेटल. और इस फ्लेम से जैसे आर्क वेल्डिंग में करते हैं उसी तरह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप वेल्डिंग को कंटिन्यू करते हो. इस केस में आपका डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग क्या है? इस तरफ, यानी इस तरफ आप वेल्ड करते हुए जाओगे. और क्योंकि ये प्रेशर वेल्डिंग नहीं है तो कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. हियर द हीट जनरेटेड इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ कंबशन. आर्क वेल्डिंग में हीट जनरेट कहाँ से होती थी? ड्यू टू द आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क से हीट जनरेट होती थी. यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से हीट जनरेट होती है. नाउ इन द प्रोसेस एसिटिलीन इज मिक्स विथ ऑक्सीजन इन करेक्ट प्रपोर्शंस इन द वेल्डिंग टॉर्च एंड इग्नाइटेड. एक सिलेंडर होता है जो ऑक्सीजन का होता है, दूसरा सिलेंडर होता है एसिटिलीन का होता है. दोनों पाइप्स के थ्रू टॉर्च से कनेक्ट होते हैं. टॉर्च का काम है जो प्रपोर्शन है उसे मेंटेन करना. ऑक्सीजन कितने प्रपोर्शन में होना चाहिए, एसिटिलीन कितने प्रपोर्शन में होना चाहिए, इनको मेंटेन करना. और उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग फ्लेम्स जनरेट होती है. अगर आपने एसिटिलीन बढ़ा दिया तो क्या होगा, अगर एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल अमाउंट में लिए तो क्या होगा, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा दी तो क्या होगा, ये सब हमें देखना है. तो पहले तो दोनों को मिक्स किया जाता है टॉर्च के थ्रू और फिर इग्नाइट करते हैं. द फ्लेम रिजल्टिंग एट द टिप ऑफ द टॉर्च इज सफिशिएंटली हॉट टू मेल्ट एंड जॉइंट द पेरेंट मेटल. इतनी सफिशिएंट अमाउंट में हीट जनरेट होती है जो नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो सकती है. द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम रीचेस अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3300 डिग्री सेल्सियस and thus can melt most of the ferrous and non-ferrous metal in common use. एकदम टाइटेनियम या टंगस्टन इस तरह के मेटल आप नहीं मेल्ट कर सकते, लेकिन सारे फेरस मेटल, उसके अलॉयज और मोस्ट ऑफ द नॉन फेरस मेटल भी इससे वेल्ड हो जाते हैं. A filler metal rod or welding rod is generally added to the molten metal pool to build up the seam slightly to greater strength. विदाउट फिलर मेटल भी वेल्डिंग हो सकता है, लेकिन फिलर मेटल हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके. तो यह है जनरलाइज प्रोसीजर ऑफ गैस वेल्डिंग.
So let's see one video about the basics of gas welding process. तो हमें इसमें इक्विपमेंट क्लियर होंगे. Principle of gas welding. What is gas welding? The gas welding is one type of welding process in which the edges of the metal to be welded by using gas flame and there is no pressure is applied during welding. The gas welding consists of regulator, hose, oxygen control valve, acetylene control valve, acetylene cylinder and oxygen cylinder. Open the cylinder valves and pressure adjustment knob. Then check the correctness of pressure registered on the pressure gauges. Mixing of oxygen and acetylene forms oxyacetylene gas in a blowpipe, that is torch. The flame is produced at the tip of a welding torch. The welding heat is obtained from burning a mixture of oxygen and a combustible gas. The flame will only melt the metal, so additional metal to the weld is supplied by the filler rod. Hence, both the pieces become a single piece. Equipments used in oxyacetylene welding. The oxyacetylene welding equipments are as follows: regulator, oxygen control valve, acetylene control valve, oxygen cylinder, acetylene cylinder, hose, welding torch. These are all the equipments are commonly used in oxyacetylene welding. Oxygen cylinder. We are going to see the specification of oxygen cylinder. Shows the pressure inside the cylinder and other shows the working of fuel gas and oxygen. Welding torch. The parts of welding torch are as follows: oxygen valve, acetylene valve, mixing chamber, handle, head tube and tip. What is welding torch? The welding torches are looks like a blowpipe. The welding torch is a tool for mixing oxygen and acetylene in correct proportions and burning the mixture at the end of a tip, which produces a high temperature flame. So this much is sufficient for introduction. If you want to see further, you can see this video in your Google Classroom video section of 3rd unit. So this is what is a gas welding, or popularly known as oxyacetylene gas welding. Now, by changing proportion of oxygen and acetylene in the mixture, different flames can be obtained. Different flames can be obtained. These flames depend upon whether oxygen is more or whether acetylene is more, or it may be equal in proportion. So we will see one by one what types of flames can be obtained by obtaining the proportion. First one is called as natural flame. So natural flame हमें कैसे मिलती है? जैसे नाम से थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है. सॉरी, न्यूट्रल फ्लेम. न्यूट्रल फ्लेम हमें कैसे मिलती है? वो न्यूट्रल है, उसमें ना ऑक्सीजन ज़्यादा है ना ऑक्सीजन ज़्यादा है, ना एसिटिलीन ज़्यादा है, दोनों इक्वल प्रोपोर्शनेट है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल फ्लेम. A neutral flame result when approximately equal volume of oxygen and acetylene are mixed in the welding torch and burnt at the torch tree. दोनों कैसा होना चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट में होने चाहिए. दैट्स व्हेन
इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल फ्लेम। उसमें ऑक्सीजन भी उतना ही होगा और एसिटिलीन भी उतना ही होगा, 50-50 कंपोजिशन। द टेम्परेचर ऑफ अ न्यूट्रल फ्लेम इज इक्वल टू हाउ मच, 5900 डिग्री फ़ारेनहाइट और 3260 डिग्री सेल्सियस। इतना हमें टेम्परेचर मिलता है अगर आप एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल अमाउंट में लेते हो। नाउ इट हैज़ अ क्लियर वेल डिफाइंड इनर कोन इंडिकेटिंग दैट द कंबशन इज कंप्लीट। अब दोनों जब आप इक्वल अमाउंट में लेते हो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो आप उतना ही ऑक्सीजन यूज करते हो जितना एसिटिलीन के कंप्लीट कंबशन के लिए लगता है। तो आपका पूरा का पूरा एसिटिलीन बर्न हो जाता है और एक्सेस ऑक्सीजन भी आपका कोई नहीं बचता है, पूरा का पूरा कंबशन में यूटिलाइज हो जाता है दोनों गैस, तो उसे कहते हैं कंप्लीट कंबशन। तो ये फ्लेम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सो व्हाट हैड बीन सेड, इट हैज़ अ क्लियर वेल डिफाइंड इनर कोन। आप अगर फ्लेम देखोगे नज़दीक से थ्रू द प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट गॉगल से अगर देखोगे तो आपको दो कोन्स दिखेंगे। एक तो यहाँ पर एक छोटा कोन है, फ्लेम कोनिकल सेक्शन में होती है, और दूसरा है ये लार्ज साइज का कोन जो आउटर कोन है। तो इसे हम कहते हैं इनर कोन, और आउटर जो फ्लेम है उसे कहते हैं आउटर एनवलप। एनवलप क्यों? वो सराउंडिंग में होता है, इनर कोन के सराउंडिंग में होता है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? इट हैज़ अ क्लियर वेल डिफाइंड इनर कोन। इनर कोन एकदम क्लियर होता है और बहुत अच्छे से आप उसे देख सकते हो। अगर ये आपको फ्लेम में आइडेंटिफाई होता है तो मतलब वो न्यूट्रल फ्लेम है, क्योंकि वो क्या इंडिकेट करता है? वेल डिफाइंड इनर कोन इंडिकेट करता है कंप्लीट कंबशन। द इनर कोन इज लाइट ब्लू और व्हाइटिश इन कलर। इनर कोन कैसे होता है? लाइट ब्लू कलर का होता है, और इनर कोन में जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो होता है 3200 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज सराउंडेड बाय एन आउटर फ्लेम एनवलप। और उसके सराउंडिंग में आपको आउटर फ्लेम एनवलप मिलेगा, प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड सुपरहीटेड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फ्रॉम द इनर कोन। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन होती है, कंबशन ही है लेकिन दो बार होता है। इनर कोन में क्या होता है? एसिटिलीन मतलब हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे बनता है CO2, क्योंकि ये O2 है, कार्बन प्लस O2 आपका CO2 बनेगा। आउटर कोन में क्या होता है? दो तरह की रिएक्शन होती है। इनर कोन में कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2, ये पहला, इसे प्राइमरी कंबशन कहते हैं। कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ और आपको आउटपुट में मिलता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। अब आउटर कोन में क्या होता है? आउटर कोन में CO2 जो आपका इनर कोन में प्रोड्यूस हुआ है, बाय प्रोडक्ट है, प्लस अगेन O2, और इसके आउटपुट में आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होता है और आपको आउटपुट में क्या मिलता है? CO। और इसके साथ दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है? हाइड्रोजन प्लस O2 इक्वल टू H2O। तो ये दो रिएक्शन आपकी होती है आउटर कोन में। तो इसीलिए दो कोन रहते हैं, प्राइमरी कंबशन के लिए इनर कोन, और प्राइमरी कंबशन के बाय प्रोडक्ट फिर से ऑक्सीजन में बर्न होते हैं, उसके लिए जो बनता है फ्लेम वो होता है आउटर एनवलप। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि दो फ्लेम क्यों दिखती है, दो अलग अलग फ्लेम क्यों दिखती है। प्राइमरी कंबशन की एक फ्लेम और सेकेंडरी कंबशन की सेकंड फ्लेम। पहले फ्लेम का बाय प्रोडक्ट है CO2, CO2 फिर से बर्न होता है और कन्वर्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। सो दैट इज द
basic behind two flames. The envelope is usually much darker blue than the inner cone. और उसका टेम्परेचर कितना होता है 1250 डिग्री सेल्सियस. तो आउटर फ्लेम का टेम्परेचर कम होता है, आउटर एनवलप का टेम्परेचर हमेशा कम होता है. मतलब एक्चुअली वेल्डिंग कौन से पार्ट से होगा, वेल्डिंग होगा इनर कोन से. देन व्हाट विल बी द यूज ऑफ आउटर एनवलप. अगर वेल्डिंग इनर कोन से ही हो रहा है, वहीं पे आपका टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो ये 1250 डिग्री सेल्सियस का जो आउटर एनवलप है, इसका क्या यूज़ है. द यूज ऑफ आउटर एनवलप इज टू प्रोटेक्ट द वेल्डिंग गैस, द वेल्डिंग एरिया और वेल्डिंग जोन, एज वेल एज टू प्री हीट द मेटल फॉर वेल्डिंग. मेटल को प्री हीट भी करता है वो, क्योंकि उतना टेम्परेचर नहीं है कि मेल्ट कर सके. और आउटर एनवलप वेल्डिंग जोन को सराउंड करके उसे एनवायरमेंटल गैसेस से भी प्रोटेक्ट करता है. सो इट हैज दैट टू फंक्शंस. A neutral flame is named so because it affect no chemical changes on the molten metal. वैसे न्यूट्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरह से रिएक्टिव नहीं होता है. फ्लेम किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन है. तो कंबशन में दोनों के दोनों जो रिएक्टिव गैसेस है वो बर्न हो जाते हैं. ऑक्सीजन भी यूटिलाइज हो जाता है और एसिटिलीन भी यूटिलाइज हो जाता है. इसीलिए ऑक्सीजन की वजह से ना ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, और ना एसिटिलीन की वजह से कार्बोराइजिंग एक प्रोसेस है जिससे कार्बन एम्बेडेड होता है, कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है मेटल में, उसे कहते हैं कार्बोराइज. तो ये दोनों नहीं होता है, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल फ्लेम. द न्यूट्रल फ्लेम इज नेम सो बिकॉज इट अफेक्ट नो केमिकल चेंज ऑन द मोल्टन मेटल एंड देयर फोर विल नॉट ऑक्सीडाइज. मेटल ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा और कार्बोराइज भी नहीं होगा. द न्यूट्रल फ्लेम इज कॉमनली यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील. एप्लीकेशन क्या है इसका, माइल्ड स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए, कास्ट आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो न्यूट्रल फ्लेम मतलब न्यूट्रल, वो रिएक्टिव नहीं होता. ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों इक्वल परसेंट में होते हैं. इनर कोन वेल डिफाइंड होता है और आउटर कोन लाइट ब्लू कलर का होता है. दीज आर कॉल्ड एज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लेम, दैट इज न्यूट्रल फ्लेम. So moving to the next type of flame, it is called as carburizing flame or reducing flame. कार्बोराइजिंग मतलब उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, मतलब अब हम एसिटिलीन का अमाउंट बढ़ाएंगे. When the acetylene amount is more than what oxygen amount in the mixture of oxyacetylene, the flame produced is called as carburizing flame. The carburizing or reducing flame has excess of acetylene and can be recognized by acetylene feather which exist between the inner cone and the outer envelope. एसिटिलीन फ्लेम आप कैसे पहचानोगे, तो इस पोर्शन को अगर देखते हो तो ये तो इनर कोन है, ये आपका आउटर कोन है, आउटर एनवलप है. लेकिन यहाँ बीच में आपको एक एक्स्ट्रा पोर्शन दिखाई देगा. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एसिटिलीन फीदर. एक छोटा सा डबल कोन जनरेट होता है. तो यहाँ आपको अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको 3 फ्लेम दिखाई देगी. इनर कोन और आउटर एनवलप तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फीदर दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिलीन फीदर. और इस फीदर से आप ये फ्लेम आइडेंटिफाई कर सकते हो. द आउटर flame envelope is longer than that of neutral flame and is usually much brighter in color. जो टोटल एनवलप की लेंथ है, ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम, और इसका कलर भी कैसा होता है, ब्राइट होता है कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम. यह आइडेंटिफिकेशन मार्क है, यह आइडेंटिफिकेशन है कि आप फ्लेम कैसे
आइडेंटिफाई करते हो. विथ आयरन एंड स्टील, कार्बोराइजिंग फ्लेम प्रोड्यूसेस वेरी हार्ड ब्रिटल सब्सटेंसेस नोन एज आयरन कार्बाइड. अब आप मेटलर्जी पढ़ रहे हो. मेटलर्जी में एक टर्म बहुत बार आता है, दैट इज कॉल्ड एज आयरन कार्बाइड. आयरन कार्बाइड इज अ वेरी हार्ड फेज इन द आयन कार्बन डायग्राम. सबसे हार्ड फेज होता है. तो एसिटिलीन ज़्यादा होने से क्या होता है, ड्यू टू एक्सेस एसिटिलीन कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, एंड दिस कार्बन कंटेंट इज एब्सॉर्ब इनटू द वेल्ड जोन. वेल्ड जोन के मेटल में एब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि आयन इज वेरी रिएक्टिव विद द कार्बन. आयन ये कार्बन के साथ बहुत रिएक्टिव होता है, वो रेडिली एब्सॉर्ब कर लेता है कार्बन को, और इसी वजह से एक्सेस कार्बन जनरेट होता है और आयन कार्बाइड फॉर्म होते हैं, विच इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल सब्सटेंस. A reducing flame may be distinguished from carburizing flame by the fact that carburizing flame contains more acetylene than reducing flame. एक्चुअली अगर देखें तो रिड्यूसिंग और कार्बोराइजिंग दोनों तरह के फ्लेम में एक्सेस एसिटिलीन होता है, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है. कार्बोराइजिंग फ्लेम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिटिलीन होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में थोड़ा सा कम होता है, बट इट इज मोर देन न्यूट्रल. दोनों में न्यूट्रल से तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन कंपेयर टू रिड्यूसिंग, कार्बोराइजिंग फ्लेम हैज मोर एसिटिलीन कंटेंट. दोनों में इतना डिफरेंस है. कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग एक प्रोसेस है जिससे आप फेरस मेटल्स के हार्डनेस को इंप्रूव कर सकते हो. तो कार्बोराइजिंग फ्लेम उस प्रोसेस के लिए यूज होता है. रिड्यूसिंग फ्लेम ऐसे मेटल को वेल्ड करने के लिए यूज होता है जो बहुत रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर अपोजिट रिएक्शन. ऑक्सीडेशन से अगर करोजन होता है तो रिडक्शन उसको अपोज करता है. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट होके मेटल ऑक्साइड फॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस. रिडक्शन प्रोसेस क्या है, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसे रिड्यूसिंग प्रोसेस पूरा एब्सॉर्ब कर लेती है. तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं बचता है, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग प्रोसेस. तो वो फ्लेम क्या काम करती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अपोज करने का काम करती है. तो ऐसे ही मेटल में वो यूज होता है जो एक तो कार्बन के साथ रिएक्टिव ना हो, या फिर वहाँ रिक्वायरमेंट है ऑक्सीडेशन को रोकने की, तो उस समय आप रिड्यूसिंग फ्लेम यूज करते हो. कार्बोराइजिंग फ्लेम कब यूज करते हो, जब आपको कार्बोराइजिंग, ये हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है हार्डनेस बढ़ाने के लिए, वो प्रोसेस को फॉलो करना है या वो प्रोसेस किसी मेटल पे अप्लाई करना है, उस केस में आप कार्बोराइजिंग फ्लेम यूज करते हो. बेसिकली बोथ आर सेम. दोनों में क्या है, बोथ हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एज कंपेयर्ड टू द ऑक्सीजन. दोनों बेसिकली सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग है. A reducing flame has approximate temperature of 3038 degrees Celsius. Means it is less than neutral flame. A carburizing flame is used in the welding of lead for carburizing surface hardening. मैंने अभी आपको बताया था carburizing क्या है. It is a surface hardening process. A reducing flame, दोनों फ्लेम सेम है. रिड्यूसिंग फ्लेम में थोड़ा कम अमाउंट में एसिटिलीन होता है. ऑन द अदर हैंड डज नॉट कार्बोराइज द मेटल. रिड्यूसिंग फ्लेम से कार्बोराइजिंग प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि इतना हाई अमाउंट में उसमें एसिटिलीन नहीं होता है. रादर इट इंश्योर्स, उसका काम क्या है, द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन. रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग के अपोजिट. तो रिड्यूसिंग फ्लेम अगर आप यूज करते हो तो किसी भी हालत में आपका वेल्ड जोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा. एट एनी कॉस्ट योर वेल्ड जोन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन. दैट इज द यूज ऑफ रिड्यूसिंग फ्लेम. तो दोनों को ध्यान में रखना है.
पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों सेम है, कार्बोराइजिंग एंड रिड्यूसिंग। कार्बोराइजिंग में थोड़ा सा एसिटिलीन परसेंटेज ज़्यादा होता है, रिड्यूसिंग में कंपेरेटिवली कम होता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम कहाँ पर यूज़ करते हैं? सरफेस हार्डनिंग के लिए। कार्बोराइजिंग एक प्रोसेस है सरफेस हार्डनिंग की, जिसमें कार्बन कंटेंट फेरस मेटल में बढ़ाकर उसका हार्डनेस इंप्रूव किया जाता है। और रिड्यूसिंग कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ आपको 100% ऑक्सीडेशन को रोकना है। जिस किसी मेटल में ऐसा आपको करना है, वहाँ पर जनरली कौन सा फ्लेम यूज़ करते हैं? रिड्यूसिंग फ्लेम, जिसमें एसिटिलीन थोड़ा कम अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से कार्बोराइजिंग प्रोसेस नहीं हो पाता। सो दैट इज द यूज ऑफ बोथ द फ्लेम। इट इज यूज फॉर वेल्डिंग with low alloy steel rod and for welding those metals that do not tend to absorb carbon. लो alloy steel आप इससे वेल्ड कर सकते हो, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट थोड़ा सा ऐड भी हो गया तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, या थोड़ा सा बढ़ भी गया तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और ऑल दोज मेटल्स, मतलब नॉन फेरस मेटल जिसमें कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ऐसे सारे मेटल्स के लिए आप रिड्यूसिंग फ्लेम यूज कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर सेकंड फ्लेम। अब हमने क्या किया? पहले तो हमने दोनों इक्वल अमाउंट में लिया, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अब एसिटिलीन अमाउंट बढ़ा दिया तो रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग फ्लेम मिली। थर्ड, अब हमारे पास दो ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन या एसिटिलीन। थर्ड, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वी विल increase the oxygen percentage, and after increasing the oxygen percentage it is called as oxidizing flame. उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हैज़ एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ओवर द एसिटिलीन। एसिटिलीन से ऑक्सीजन की अमाउंट हमने बढ़ा दी। एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्मॉल कोन विच इज शॉर्टर, much bluer in color and more pointed than of neutral flame. अगर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको सबसे पहले कहाँ देखना है? इनर कोन को। इनर कोन कैसा होता है? थोड़ा सा शॉर्ट होता है, थोड़ा सा और ब्लूनेस बढ़ जाता है और पॉइंटेड होता है कंपेयर टू न्यूट्रल फ्लेम। The outer flame envelope is much shorter and tends to fan out at the end. Such flame makes a loud roaring sound. इस तरीके से एक तो ये लेंथ कम होता है, सबसे कम होता है ये लेंथ कंपेयर टू ऑल थ्री फ्लेम्स। दूसरा, ये थोड़ा सा ऐसा फैन आउट होने की कोशिश करता है। फैन आउट मतलब पॉइंटेड नहीं रहता है, ये थोड़ा इस तरह से हो जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जब आप यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। कैसा नॉइस होता है? वो रोरिंग नॉइस, एकदम से ऐसा लाउड नॉइस होता है जब ये बर्निंग कंबशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत हाई अमाउंट में है वहाँ पे। इट इज़ द हॉटेस्ट फ्लेम। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आपको मिलता है जो 6300 डिग्री फ़ारेनहाइट और 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है अब तक का। प्रोड्यूस बाय एन ऑक्सी फ्यूल गैस सोर्स। तीनों टाइप के फ्लेम में ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जनरेट करती है। सेकंड नंबर पे है न्यूट्रल और थर्ड पे है रिड्यूसिंग। बट सबसे हाई टेम्परेचर तो आपको मिलता है, ठीक है, बट एक्सेस ऑक्सीजन स्पेशली एट हाई टेम्परेचर टेंड्स टू कंबाइन विथ मेनी मेटल्स टू फॉर्म हार्ड, ब्रिटल, लो स्ट्रेंथ ऑक्साइड। किसी भी मेटल के साथ या मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ ऑक्सीजन रेडिली कंबाइन हो जाता है या रिएक्ट होता है और आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। एंड मेटल ऑक्साइड इज अ नॉन मेटल। किसी भी मेटल का अगर ऑक्साइड बनता है तो वो नॉन मेटल है। और हमने कास्टिंग से देखा है कि नॉन मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन जहाँ पर हुआ, देन द स्ट्रेंथ विल गेट रिड्यूस। वो मेटल प्योर नहीं बचा है। इफ़ इट इज़ नॉट प्योर देन इट विल नॉट गिव द रिक्वायर स्ट्रेंथ। तो इसीलिए
ये फ्लेम कभी रिकमेंड नहीं की जाती, बहुत कम मेटल के लिए यूज़ होता है। फॉर दिस रीज़न एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज ऑफ लिमिटेड यूज इन वेल्डिंग, बहुत कम यूज़ है क्योंकि ये बहुत जल्दी मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो और फेरस या स्टील के वेल्डिंग के लिए तो कभी यूज़ नहीं होता क्योंकि आयरन ऑक्साइड बहुत रेडीली फॉर्म हो जाता है, इसलिए फेरस मेटल या स्टील के लिए ये मोस्ट ऑफ द यूज नहीं होता है। अ स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज हेल्पफुल व्हेन वेल्डिंग स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग, मतलब थोड़ा सा एक्सेस ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा नहीं। ये कहाँ पर यूज़ होता है? कॉपर बेस मेटल, कॉपर और कॉपर अलॉय के लिए। कॉपर बेस मतलब जिसका बेस कॉपर है, जिंक बेस मेटल्स एंड अ फ्यू टाइप्स ऑफ फेरस मेटल सच एज मैग्नीज, स्टील एंड कास्ट आयरन। लेकिन फुल ऑक्सीडाइज फ्लेम नहीं, स्लाइटली मोर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए उसने क्या कहा है? स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इसके ये 3 एप्लीकेशन हो सकते हैं। स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसके वजह से वेल्डिंग तो नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज होने की वजह से मेटल वहाँ से रिमूव बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन इज अ कन्वर्टिंग मेटल इनटू नॉन मेटल, और नॉन मेटल इजीली आप रिमूव कर सकते हो। Videotape will show you the 3 kinds of flames used in various types of oxyacetylene welding: the neutral flame, the oxidizing flame, and the ये एक्चुअल वीडियो है, आपको यहाँ एक्चुअली तीनों फ्लेम कैसे दिखती है देखने को मिलेगा। carbonizing flame. Although oxyacetylene welding has been surpassed by other welding processes, it is still extensively used for bending, straightening, preheating, cutting, brazed welding, and welding of most low alloy steels and most non-ferrous metals. After viewing this videotape, you will be able to list the safety gear and precautions you should use while operating the oxyacetylene welding equipment. Describe how to adjust the torch to produce a neutral flame, a carbonizing flame, or an oxidizing flame. And write down how the various flames are normally used in the oxyacetylene welding process. Before starting to do any kind of welding, make sure that your body is properly protected and your eyes properly shielded. Put on your welding cap to protect your hair and scalp from hot metal sparks. And put on the gas welding goggles with a number 5 shade lens. Keep your collar buttoned to protect your neck from hot sparks. Turn down cuffs and close pocket flaps so that hot sparks cannot collect in them. To protect your hands from heat and spatter, always wear your welding gloves while welding. Before you begin any welding operation, you यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखते हो तो ये पोर्शन ऑब्जर्व करना, ये आपको आगे काम में आएगा। जो गैस वेल्डिंग का नोजल होता है वहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग आपको दिखेगा। ये ओपनिंग स्मॉलर लार्जर हो सकता है, लेकिन गैस वेल्डिंग के नोजल में एक सिंगल ओपनिंग होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना, सिंगल ओपनिंग। and is used on light gauge sheet metal. Gas pressures will vary with the यहाँ पर आप size जो of भी the देख tip. रहे हो उसमें सिंगल The टीप, larger the tip, बहुत सारे the नोजल्स higher हैं। the pressure setting used. Strike the spark lighter about an inch from the end of the tip to ignite the acetylene. The acetylene flame is pale yellow inside, इट इज एसिटिलीन deep फ्लेम। yellow surrounding it, and is smoky on the outer tip of the flame. Open the acetylene valve on the torch slowly ये आउटर until फ्लेम the है, smoke इनर leaves the कोन end आपको of the ऐसे flame. डायरेक्ट नहीं दिखेगा। This shows that you are feeding the ये आउटर फ्लेम है, एसिटिलीन फ्लेम है, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। एनवलप देखिए कैसे फैन आउट हुआ है, पॉइंटेड नहीं है एनवलप, बाहर की तरफ उसका डायमेंशन बढ़ता गया है, उसे कहते हैं फैन आउट एनवलप।
इनर कोन आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, आपको गॉगल यूज़ करने पड़ेंगे, वो भी वीडियो में दिखाएंगे थोड़ी देर बाद. Proper amount of acetylene to the tip. With the acetylene adjusted, you are now ready to make the other adjustments to produce a neutral flame. Open the oxygen valve of the torch slowly and notice the brilliant acetylene flame turning to a purple color. You will also see a small greenish. दिख रहा है आपको? अब कैसे हुआ फ्लेम? पॉइंटेड हुआ. अभी तक वो बहुत लार्ज थिकनेस में था, जैसे ही आप ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ाते हो वो पॉइंटेड होते जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल फ्लेम. Color cone forming on the inside. As you slowly increase the flow of oxygen, the inner cone begins to lose its blurred edges. वो आपको दोनों कोन दिख रहे हैं. Notice the pointed smooth inner cone, न्यूट्रल फ्लेम. surrounded by a second bluish luminous cone. Also, you should hear a soft purring sound rather than a sharp irritating hiss. रोरिंग This साउंड. will tell you that the neutral flame is correctly adjusted. The tip of the inner cone is the hottest part of the flame, reaching a temperature of approximately 6,300 degrees Fahrenheit. The shape may be influenced by the shape of the orifice, the cleanliness of the tip passage, and the accuracy of the pressure of the gases. The cone produced by a small tip will vary from a pointed to a semi-pointed shape. Cones from a medium-sized tip will vary from a semi-pointed to a medium shape. And cones from a large tip will vary from a semi-blunt to a blunt shape. A neutral flame is used for welding all metals, including cast iron, malleable iron, wrought iron, and high-strength rods. Another type of flame used in oxyacetylene welding is the carbonizing or reducing flame. This flame is produced with the same amount of acetylene, but less oxygen than the neutral flame. To produce the carbonizing flame, open the acetylene needle valve on the torch about a quarter turn and ignite the acetylene with the spark lighter. Adjust the acetylene valve to produce a smokeless acetylene flame. Open the oxygen needle valve on the torch slowly. As you increase the oxygen, the acetylene flame turns to a purple color, and the greenish color inner cone starts to form. When you notice that the inner cone still has an irregular or feathered shape, stop adding oxygen. A properly adjusted carbonizing flame should have 3 flame zones: an intense white inner cone, an intermediate white cone with feathered edges, and the bluish colored outer envelope. The intermediate cone should be about twice the length of the inner cone. यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, ये इनिशियल कोन है, ये सेकंड कोन है, सॉरी, ये आपका इनिशियल कोन है, यहाँ एकदम ब्राइट दिख रहा है यहाँ तक आपको. फिर ये आपका सेकंड कोन है और फिर ये आपका थर्ड आउटर एनवलप है. तो 3 कोन यहाँ क्लियरली विजिबल होते हैं. एकदम ब्राइट होता है सेंटर में, उसके बाद फिदर, जिसे एसिटिलीन फिदर कहते हैं, और उसके ऊपर एनवलप रहेगा. The temperature at the tip of the inner cone of the carbonizing flame is about 5,700 degrees Fahrenheit. This flame is used for brazing and soldering low carbon steel, cast steel, nickel steel, chrome steel, copper and brass, and for hard facing. The third type of welding flame you may use in oxyacetylene welding is the oxidizing flame. This flame is produced with the same amount of acetylene, but more oxygen than a neutral flame. To produce this flame, follow the same lighting procedure as before. Open the acetylene needle valve about a quarter turn
and ignite the gas with a spark lighter. Again, adjust the needle valve until you get a smokeless acetylene flame. Open the oxygen needle valve slowly until the inner cone loses the feathery edge and becomes pointed and smooth. This is a neutral flame. Increase the oxygen supply until the inner cone is very sharp and is shorter than it was in the neutral flame. Notice that the torch makes a loud hissing noise because of the excess oxygen. The oxidizing flame is the least used of the three flames for welding, as red-hot steel burns rapidly in the presence of excess oxygen. The temperature at flame the से tip of the burning नहीं cone is approximately 6,300 degrees Fahrenheit. You would use the oxidizing flame when welding sheet brass, cast brass, or bronze. Let's review what you have seen in this videotape.